हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी वीडियो में। मैं हूं अखिल शर्मा और आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 2। तो पिछली वीडियो में हमने रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर तक हमने देख लिया था और परसेंटेज एरर भी हमने देख लिया था। तो आज हम शुरुआत करेंगे सेकेंड पार्ट से, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जब भी हम क्या करते हैं, डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने प्लस किया, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो जब भी हम कुछ करें तो हमें कुछ ना कुछ तो एरर हो ही जाता है, कोई डेसिमल में होती है। तो हमें मतलब कई तरह के एरर आ सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में। उन्हीं को हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कहते हैं। क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में क्या क्या मिस्टेक हो सकती है हमसे, उन्हीं को हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कहते हैं। थोड़ा हम लाइन पढ़ लेते हैं। When we perform the mathematical operations such that addition, subtraction, division, multiplications, etc., the error combination depend on the types of mathematical operation performed on a physical quantity। जैसे मैंने बताया कि जब भी हम कोई परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, कुछ भी परफॉर्म करेंगे हम, जैसे कि मैंने बताया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा, तो उनमें जो एरर बनते हैं कॉम्बिनेशन के, जो डिपेंड करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसमें। ठीक है, हैंस एरर इन द फाइनल रिजल्ट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मैथमेटिक ऑपरेशन एज वेल एज एरर इन द इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट। तो जो एरर होता है, जो मतलब जो भी फाइनल रिजल्ट में जो भी एरर आता है, वो डिपेंड करता है किससे, जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जैसे माइनस है, सब्ट्रैक्ट है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सब जो हैं, या फिर एरर जो आपके इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो उससे आपका निर्णय वो बनते हैं एरर के कॉम्बिनेशन। नाउ वी शैल डिस्कस बिलो द वेरियस पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोग्रेशंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर डिफरेंट इन द मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, वो रिलेटिव एरर बनते हैं, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये इन सब की बात हो रही है। ठीक है, चलो हम देखते हैं कि एरर और सम और डिफरेंशिएशन में होता क्या, मतलब एरर, सम और डिफरेंशिएशन में कैसे करते हैं। देखो, कुछ नहीं होता। मैंने आपको बताया होगा पिछली वीडियो में कि जो एरर होता है इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये डेल्टा होता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही है, सेम बात है। अगर कोई हमें जेड ए प्लस बी कर रहे हैं, जिसका आंसर जेड आ रहा है, तो जेड में जो एरर होगा उसको हम प्लस माइनस का डेल्टा जेड लिखेंगे। ठीक है, और ये ऐसे लिखेंगे, जैसे अगर ए में कोई ए है जिसमें एरर डेल्टा वाई ए है, ये ए है, डेल्टा ए है, जिसमें प्लस बी प्लस माइनस का इसमें एरर है डेल्टा बी, तो z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस बी। मतलब अगर हमें एरर निकालना हो कितना एरर है, तो निकलेगा डेल्टा ए प्लस बी। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे मैंने कही कि जो ए है और जो डेल्टा है प्लस माइनस में डेल्टा ही है, उसकी वैल्यू है 3 और 0.1, और मैं कहूँ जो b है और जो प्लस माइनस डेल्टा b है वो है 5, सॉरी प्लस माइनस ही आएगा इसमें भी, प्लस माइनस 0.2 ये है। मान लो हमसे पूछ रहा है कि a प्लस बी बताओ। अच्छा, एक और बताऊँ कि हम a प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं डेल्टा में, ये लिख रहे हैं कि मान लो जो एरर है या तो 0.1% ज़्यादा आ गया है या 0.1% कम आ गया है, जो हमारी ट्रू वैल्यू है, जो आंसर आना चाहिए। जैसे मेरा आंसर इसमें आना चाहिए 9, पर मेरा आ रहा है 8.99, तो इसका मतलब है 0.1 कम है इसमें। अब मान लो मेरा ये भी आंसर 9.1, तो इसका मतलब 0.1 ज़्यादा है, तो इसलिए हमने प्लस माइनस बता रखा है कि या तो 0.1 ज़्यादा होगा या 0.1 कम होगा, इसलिए हम प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, उसने पूछा ए प्लस बी बताओ, और डेल्टा ए प्लस बी बताओ, तो कैसे रहेंगे, जेड प्लस माइनस का डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस बी की वैल्यू क्या है 5, फिर इसमें ऐसे करेंगे प्लस माइनस। देखो हमने बताया था डेल्टा ए प्लस बी होता है, चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस दे रखा हो। जब अब मैं लिख दूँ ये माइनस करना है तो भी हम डेल्टा को प्लस करेंगे, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा ए प्लस बी। डेल्टा में हमेशा प्लस होता है, अगर हम एरर निकालेंगे तो एरर हमेशा प्लस होगा। डेल्टा ए प्लस बी, डेल्टा ए, ठीक है, डेल्टा ए डेल्टा प्लस डेल्टा बी, तो 0.1 प्लस 0.2, तो हमारा
क्या आ गया z प्लस डेल्टा z क्या आ जाएगा 8 प्लस माइनस का 0.3, ये हमारा बैठेगा आंसर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, वो सब्ट्रैक्शन सब में यही होता है। डिवीजन में क्या होता है, जैसे हमें z इज इक्वल टू a माइनस बी होगा, उसमें एरर निकालना है तो एरर में भी प्लस होगा, चाहे डिफरेंशिएशन और सम हो। अगर हम एरर निकालेंगे मतलब डेल्टा निकालेंगे तो हमेशा वो प्लस ही होगा। ठीक है, चलो आगे का देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको सम और डिफरेंशिएशन वाला एरर समझ में आ जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, इफ़ L1 इज इक्वल टू, हमें ये दे रखा है, ये L1 है और ये डेल्टा L1 है। ठीक है, और L2 हमें दे रखा है 90 ना सर 9.1 है, ये 10 है, ये 10.0 9.0 और 0.1 सेंटीमीटर वो दे रखा है एरर। कितने का एरर आ सकता है, फाइंड देयर सम निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है और परसेंटेज एरर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम सम करेंगे, तो मान लो हम लिख रहे हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस बी, माइनस में प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, ये हमें निकालना है, तो प्लस करें तो 10 प्लस 9 प्लस माइनस, इसमें भी प्लस करेंगे 1, 0.1 प्लस 0.1, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 19.0, तो यहाँ पे जो जो लिख रहा था प्लस माइनस का 0.2। और डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन में सेम है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डेल्टा 1 z इज इक्वल टू, बस में माइनस करेंगे 10.0 माइनस 9.0 प्लस माइनस यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि डेल्टा कभी भी निकाल दो प्लस ही होगा, मैंने आपको बताया था। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.0 प्लस माइनस का 0.2। अब परसेंटेज पहले आप सम के लिए निकालें, सम का परसेंटेज एरर कितना होगा, तो हमारा 19 आया था, एरर कितना 0.2, तो क्या करो 0.2 डिवाइड बाई 19.0 इंटू 100, तो ये आपका बैठेगा 1.05%। मतलब इसमें एरर आने के 0.1% चांसेस है, मतलब 1.05%। अब डिफरेंशिएशन का निकालेंगे, डिफरेंशिएशन का तो 0.2 तो आएगा ही और 0.1 बैठा था इंटू 100, तो इसमें 20% चांसेस हैं एरर आने के डिफरेंशिएशन में। ठीक है, अब हम एरर इन प्रोडक्ट देखते हैं। तो एरर इन प्रोडक्ट में यही है, अगर आपको ये दे रखा हो z प्लस माइनस डेल्टा z है तो वो प्लस तो होगा डेल्टा की, है ना। तो ये मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ, देखो अगर आपको मतलब इनटू करना है, किसी का मतलब प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, तो मतलब इनटू करना है प्रोडक्ट में, तो आप ऐसे करोगे, क्या करोगे, डेल्टा z अपॉन डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस का डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगर आपको प्रोडक्ट करना हो तो। अगर बात करें डिवाइड की, तो डिवाइड में भी आपको सेम ही करना है, बस प्लस माइनस आगे लिख दिए ना, डेल्टा z डेल्टा प्लस माइनस का a प्लस b और प्लस माइनस का डेल्टा b प्लस b, सेम ही करना है आपको। अगर आपको एरर निकालना है किसका, डिफरेंशिएशन और उसका एरर निकालना, तो आप सेम यही करोगे। ठीक है, अब हम बात करें, अगर हमें दे रखा हो एरर पावर, मतलब हमें पावर में दे रखा तो उसका एरर कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम दे क्या 2 की पावर 2, इसमें कैसे एरर निकालेंगे, तो इसके लिए हम एरर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो भी पावर में होती है वो इनटू में आ जाता है। जैसे कि दे रखा है 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर प्लस माइनस का 0.1 इसमें एरर दे रखा है, दूसरा दे रखा है 3 की पावर 2 प्लस माइनस का 0.1 इसमें भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा ये होता है तो 0.1 होगा, ये 2 होगा, और इसकी पावर 2 है तो इंटू 2 हो जाएगा, ऐसे ही प्लस माइनस का प्लस आएगा, सॉरी प्लस जिसमें 0.1 दे रखा है 3 आएगा, इंटू हो जाएगा 2 से, इसमें यही होता है। ठीक है, पावर में कोई चीज़ होगी तो वो पावर इनटू में हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। तो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर कुछ नहीं होता है, मतलब होता है जैसे कि हमें दे रखा है 2.343, ठीक है, तो इसमें कितनी वैल्यू है, इसमें है 4 वैल्यू,
बस ये नंबर और डिजिट जितनी होती है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं, पर ऐसे कुछ रूल होते हैं कि जीरो काउंट नहीं होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा। आप थोड़ा पढ़ लीजिए समझ में आए, बस यही है। अब मैं पूछूँ इसमें 2.00 इसमें कितने होंगे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नंबर और देखो, नॉर्मली रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ measurement in a number that include all digits in the number that are known as reliably plus first digit that is uncertain, the digits that are non-reliable plus the first uncertain digits are known as significant figure और significant digits। देखो ये कह रहा है, मान लो मैं आपसे कहूँ कि मैं आज 4.323 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, तो आप कहोगे चलो मान लिया 4.3 तो दौड़े हो आपने, वाले चलो तो आप 3.32 दौड़े हो किलोमीटर, लेकिन आपको लग रहा है कि जो 3 है लास्ट वाला 3 मतलब 0.003 जो आ रहा है वो शायद 0.1 हो या फिर 4 हो, आप उससे कम या ज़्यादा हो। तो उसमें यही है कि जो आपकी लग रहा है कि जो आपकी कंफर्म वैल्यू कि हाँ ये वैल्यू आएगी, प्लस जिसमें आपको अनसर्टेनिटी है कि नहीं ये नहीं आएगी, उनको मिला के जितनी नंबर ऑफ डिजिट बनती है उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जैसे कि मैंने बता रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ कि मैं आज 4.323 किलोमीटर दौड़ा हूँ, तो आप मुझसे कहोगे कि आपका, मैंने मान लिया 4.3 आपको चलो पक्का है, आपने कहा चलो 2 भी पक्का है, लेकिन आपको लग रहा है 3 में शायद आप में कोई गलती हुई हो कि 4.32 हो या फिर 4 हो। तो इसमें ये कह रहा है कि जो आपकी पक्की डिजिट है मतलब जिसको आपका भरोसा है कि हाँ ये आनी है, प्लस जो अनसर्टेंट है कि नहीं ये इसकी वजह कोई और आ सकता है, उनको मिला के जितनी डिजिट बनती हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ठीक है, इसके चलो हम रूल देख लेते हैं कि कौन कौन से क्या रूल होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो भी नॉन जीरो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 2, 4, 3, 5 इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये होंगे 2.53 ये इसमें 3 सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब जितने भी नॉन जीरो है जिसमें एक भी जीरो नहीं है तो वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, ट्रैप जीरो मतलब जीरो बिटवीन 2 नॉन डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब अगर कोई जीरो है जो 2 नॉन डिजिट के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे ये 1.004 ये जो 0 है ये बीच में आ रहा है नॉन जीरो डिजिट के, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट हो गए। और मान लो 300.002 पॉइंट है 002 ये भी बीच में आ रहा है नॉन जीरो डिजिट के, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें 6 नंबर सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, पहला क्या था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा क्या है, अगर कोई नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है 0 तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब आगे देखते हैं कि एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल, मतलब जितने भी एंडिंग जीरो हैं जो डेसिमल के बाद आ रही हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि 2.00 ये डेसिमल के बाद आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 4.00 ये भी डेसिमल के बाद आ रहा है तो ये भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट हैं, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। और जैसे देखें 0.005000200, ठीक है, तो देखो ये वाला जीरो तो काउंट होगा नहीं पर ये वाले जीरो तो काउंट होंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 8 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, नहीं सॉरी मैं आपको थोड़ा गलत कहते, पहले आप थर्ड वाला पढ़िए फिर समझ में आएगा, ये वाला समझाऊंगा कि क्यों है। थर्ड वाला ये फोर्थ है, ये थर्ड है। थर्ड रूल ये है, इनिशियल जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, मतलब जो जीरो हैं जो पहले आ रही हैं पॉइंट डेसिमल के, जो हमेशा फर्स्ट नंबर पे आते हैं वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं हो, में काउंट नहीं होंगे। जैसे 0.001 तो ये 001 जो है ये वाला जीरो तो काउंट होगा नहीं, ये वाला तो जीरो ही काउंट नहीं होगा, पर ये सारे जीरो काउंट होंगे जो डेसिमल के बाद आ रहे हैं। तो मतलब जो इनिशियल जीरो काउंट नहीं होंगे। जैसे कि ये जीरो है इनिशियल, ये भी इनिशियली माने जाएंगे तो, लेकिन काउंट ये वन काउंट होगा, इसमें 1 सिग्निफिकेंट है। अब मान लो ये है 0.312 ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा, इसमें ये वाला जीरो काउंट नहीं होंगे, ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा, ये 3 डिजिट का इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है।
अब मान लो ये 0.0 तो 400, तो इसका मतलब है ये दोनों तो काउंट नहीं होंगे पर ये चारों काउंट होंगे, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब बात करते हैं चौथे वाले की। चौथे वाले में मैंने बता दिया है कि जो डेसिमल के बाद आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, लेकिन वो इनिशियली नहीं होनी चाहिए, कि मतलब जो शुरुआत में ही आ रहे हैं वो 0 नहीं होने चाहिए। तो इसमें देखो इसमें 5 सिग्निफिकेंट, 5 नहीं 2 3 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि ये शुरू के 3 0 है, ये काउंट नहीं होंगे क्योंकि इनिशियली आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ रूल की। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब इज़ नेवर सिग्निफिकेंट, मतलब कोई अगर पावर में होगी ना वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। जैसे कि 2.1 इंटू 10⁻3, तो इसमें इन दोनों को तो लेंगे हम, पर इस 10⁻3 को हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 2.0 इंटू 10⁻6, इसमें भी हम इसको नहीं लेंगे, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जो 0 होते हैं उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, छठवां रूल है प्योर नंबर और कांस्टेंट हैविंग इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब अगर कोई कांस्टेंट नंबर हो, है ना, या फिर कोई प्योर नंबर हो, वो इसमें बाद इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब मैं बताऊँ कैसे। जैसे हमने लिया सरफेस ऑफ क्यूब जिसकी पावर है 6 इंटू 10⁶ इंटू a²। अब ये इनफाइनाइट होंगे कैसे? क्योंकि जो फॉर्मूला है ये बहुत ही कैलकुलेट करके बनाया गया है, बहुत थोड़ा फॉर्मूला लगा के लगाया कि हाँ ये पक्का है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो बस, तो ये जो पक्की चीज़ है इसके बाद चाहे तुम कितने भी 0 लगा दो, ये तो पक्का है ही है ना। 6.0000 कितने भी 0 लगा दो, क्योंकि ये तो है कि 6 तो आएगा, तो इसी मारे इनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हम 7वें रूल पे करते हैं। 7वां रूल ये कहता है वाइल चेंजिंग यूनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रिमेन सेम, मतलब अगर हम किसी की यूनिट चेंज करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कर देते हैं या फिर सेंटीमीटर किलोमीटर में कर देते हैं, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता। जैसे कि इसमें है 1.5 मीटर, इसमें कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और इसको हम जब सेंटीमीटर करते कितना आएगा? 150। देखो मैंने कही थी ना, अगर कोई डेसिमल के पहले होता है तो वो 0 काउंट नहीं होता, तो उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब बात करते हैं किलोमीटर। मान लो हमें 2.0 किलोमीटर दे रखा है, तो उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और उसमें मीटर में तो 2000 है। लेकिन हमें एक तरीका होता है कि जब भी हम करते हैं तो इसको हम पावर में लिखते हैं। जैसे कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो बाकी की हमें इसको बनाने के लिए हम इस 2 को पावर में लिख देंगे। जैसे 2.0 इंटू 10⁻3, 2.0 10⁻3 मीटर में, तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। मतलब हम इंटू 10 में कुछ पावर में कर दें, 10 कुछ कर दें, जिसकी वजह से वो सिग्निफिकेंट बिगड़ता नहीं है। इसी हमारे कितनी भी कभी हम किसी भी यूनिट चेंज करते हैं तो उसके हम सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ रूल्स। ये तो आपने पढ़ा रखा होगा, फिर भी हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इसका। राउंडिंग ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, मैंने कुछ नहीं लगा, जैसे 5.37 है, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, 7 है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसमें हम एक डिजिट ऐड कर दिए तो 5.4 आ गया। ठीक है, दूसरी बात करते हैं 3.74, 3.7 क्योंकि लेस देन 5 है 4 की वैल्यू, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब इसमें कहते हैं 4.357, इसमें हमें 2 डिजिट तक सिग्निफिकेंट फिगर करना है, 2 डिजिट तक, मतलब 2 नंबर के बनाने सिग्निफिकेंट फिगर। तो 5 देखेंगे, इक्वल है ये 5 इक्वल है 5 के, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसे ही एज इट इज रहेगा। अब देखो ये रूल तब तक है अगर इसमें कोई डिजिट आ रही है लास्ट में। ठीक है, अगर लास्ट में 0 नहीं है तो अगर कोई 5 है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे हम। ठीक है, मतलब एक प्लस कर देंगे इसमें। अगर मान लो उसके पीछे 0 है, जैसे इसमें 4th वाला एग्जाम है 3.650, तो जैसे कि 3.650 है। ठीक है, तो अगर ये नंबर 0 होगा, मतलब इसके आगे वाला नंबर जो है, ये जो नंबर है 6, अगर ये इवन है तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। लेकिन जैसे कि ये वाला है 7.850, लास्ट में 0 आ रही हैं, पर इसका आगे नंबर देंगे, ये भी यहाँ पे 7 कर लो, यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ पे देखो ऑड आ रहे हैं, तो ऑड आ रहे हैं तो हम इसमें एक ऐड करेंगे,
तो अगर लास्ट में 0 दे रखा है, 5 दे रखा है, आपको 2 डिजिट तक करना हो, मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर 5 है, यहाँ पे 0 है, अगर वो नंबर आगे वाला इवन होगा तो हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे, अगर वो आगे वाला नंबर ऑड होगा तो उसमें हम 1 प्लस ऐड कर देंगे। अगर उसमें कोई, हाँ, अगर उसमें कोई डिजिट है पीछे, 0 नहीं है उसकी पीछे की वैल्यू, तो उसको हम 1 ऐड कर देंगे, चाहे ऑड इवन, इससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। द रिजल्ट ऑफ एडिटिंग, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ मेजरमेंट can't be more accurate than least accurate measurement a plus c r। देखो, जब भी हम एडिटिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं ना, वो इतना एक्यूरेट नहीं आता, जो जो लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट होती है ना, उनसे ज़्यादा। अब मैं बताता हूँ कैसे। पहले हम देखेंगे एडिटिंग, सब्सट्रैक्टिंग वगैरह में कि रूल क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे कि इसमें दे रखा है द रिजल्ट ऑफ एडिटिंग and subtracting must have the same number of decimal place as present in the value which least decimal place। इसमें ये कह रहा है कि जो रिजल्ट आएगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ वैल्यू होंगी जितनी डेसिमल के बाद सबसे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल होंगे, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे लास्ट में, जो बहुत कम होंगे। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है 2.24 प्लस 0.5। देखो, सबसे कम डेसिमल प्लेस इसमें है, एक ही है, यहाँ पे 2 हैं, तो जो वैल्यू आएगी उसमें भी 2 ही नंबर होंगे, तो 2.74 आंसर आया है। अब ये मोर देन लेस देन 5 है, तो इसमें ऐसे रहेंगे 2.7, इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, इसका आंसर ये आया। क्यों? क्योंकि सम हम कर रहे हैं ना, सम और माइनस दोनों कुछ भी करेंगे। अगर जो सबसे कम, जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी, जैसे 0 डेसिमल के बाद, चाहे 2.3 222.3 हो, और एक मैंने दे दिया आपको 0.3345, ठीक है। तो इसमें देखो डेसिमल के बाद एक वैल्यू आ रही है, इसमें 4 वैल्यू आ रही हैं, तो हम ये नहीं लेंगे, हम ऊपर वाले 3 ही नंबर लेंगे, हम चाहे कितना ही बड़ा आंसर आए हम 3 ही नंबर लेंगे। तो इसमें यही है, जैसे आप देखिए 0.33 है, प्लस 1.12 है, प्लस 0.03 है, तो इसमें सबसे कम किस में ही है, तो इसमें सब में सेम ही है। मैंने कुछ गड़बड़ करी है, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। मतलब ये हमें दे रखा है 1.0211, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो जब सबसे कम इसमें किसमें, दोनों में, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, कोई सा भी ले लो, मतलब 2 ही है, तो डेसिमल का 2 ही आ रहे हैं, इसके 4 आ रहे हैं, तो ये नहीं लेंगे। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा, और हमें 2 डेसिमल प्लेसेस ले रहे हैं लास्ट में, तो हम इसको 1.48 करेंगे, ठीक है। देखो, एडिंग में आपको डेसिमल देखने हैं, कितने डेसिमल प्लेस आ रहे हैं डेसिमल के बाद, कितने डेसिमल नंबर आ रहे हैं आप डेसिमल के बाद, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में आपको सिग्निफिकेंट देने पड़ते हैं, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे या डिजिट होंगे वो ही आपको लेंगे। जैसे द रिजल्ट इज राउंड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हम उसी को लेंगे। जैसे कि 2.1 इसको हम इंटू करेंगे, तो देखो इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो आंसर भी 2 में ही आएगा। तो इसमें 3 है जो आंसर आया है, पर इसको हम राउंड ऑफ करें तो 4.4 हो गया, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1.142.06, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.23, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे इसको इंटू करेंगे तो कितना नंबर लंबा आंसर आ रहा है, पर सबसे शॉर्टेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट है सिग्निफिकेंट फिगर की, वो ये है, तो इसमें हम 2 ही लेंगे, जिसका आंसर आ जाएगा 33। यहाँ पे 6 है ना, ग्रेटर देन 5 है, तो 33 आ गया, ठीक है। तो एक डिवाइड का देख लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है 0.96 और 4.26, ऊपर वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम इसको डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 0.21126। तो इसमें हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो राउंड ऑफ करें 0.21, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर आ गया। ये है एडिटिंग सब्ट्रैक्टिंग में, ठीक है। आगे देख, चलो दोस्तों हम पढ़ते हैं डायमेंशंस के बारे में। तो डायमेंशंस होते क्या हैं, तो देखो डायमेंशन कुछ नहीं है, जैसे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर पावर ऑफ 10 एक्सपोनेंट, ठीक है,
to which the unit of base quantities are raised to represent a derived unit of that quantities। मतलब बेस क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज और जो रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइव यूनिट को, उनको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। देयर आर द 7 बेस क्वांटिटीज दैट रिप्रेजेंटेड विच स्क्वायर ब्रैकेट सच एज, जैसे लेंथ को हम एल लिख देते हैं जिसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, मास को हम एम लिखते हैं कैपिटल जिसको कहते हैं, टाइम को हम टी लिखते हैं, एलिमेंट करंट इलेक्ट्रिक करंट को हम ऐसे एम्पायर में ऐसे ब्रैकेट लिख देते हैं। बस ये दे रखी है, कोई भी हमें क्वांटिटीज़ दे रखी है और जो यूनिट दे रखी है हमें डिराइव जो यूनिट होती है उनको हम बेस क्वांटिटीज़ के उसमें लिख देते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दे रखा है वॉल्यूम, जिसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो मीटर क्या है, लेंथ है, और लेंथ को हम एल से नोट करेंगे तो एल इंटू एल होगा, तो एल क्यूब। तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे, और हम इसको डायमेंशन में लिखेंगे तो ये लिखोगा m0 l3 और टाइम 0, मास 0 होगा, लेंथ क्यूब लेंथ 3 होगा और टाइम जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे फोर्थ है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को तो हम m लिख देंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो मास तो 1 हो गया, L1 हो गया, टाइम अपॉन में T2 हो गया, तो फोर्स क्या होगा m1 L1 T-2। ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम ब्रैकेट में देते हैं, उसे हम कहते हैं डायमेंशन, इसे हम डायमेंशन के नाम से कहते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशन होती क्या है। देखो जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है उसमें जैसे हमने एक्सेलरेशन की होता है, एक्सेलरेशन लिख दिया और ऐसे ब्रैकेट लगा दे m0 L1 T-2, ठीक है। मास डेंसिटी की बात करें तो ऐसे ब्रैकेट लगा दिया m0 L3-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला है। मतलब ऐसे जो चाहिए उसके नाम लिख दिया हमने और इसको ऐसे कर दिया, हमें जो चाहिए उसका नाम लिख दिया उसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस डायमेंशन इक्वेशन क्या होती हैं। जैसे कि ये है, ये डेंसिटी है, डेंसिटी को जिससे हम डिनोट करते हैं उसको ऐसा सिंबल बना दिया और इसको ऐसे हमने ब्रैकेट में कर दिया, तो उसका मीटर एल क्यूब मीटर m1 L-3 और T0, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। जैसे कि ये V है, इसको मतलब वॉल्यूम है ये, तो वॉल्यूम को हमने ऐसे डिनोट किया, ऐसे इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया m0 L3 और T0, तो ये डायमेंशन इक्वेशन है। डायमेंशन फॉर्मूले में क्या होता है, जो इसका हम नाम लिख देते हैं, इक्वल लगा देते हैं और जो उसका डायमेंशन है वो लिख देते हैं। पर डायमेंशन इक्वेशन में क्या होता है, जिससे हम इसको डिनोट करते हैं, जैसे डेंसिटी को हम इससे डिनोट करते हैं, हमने ये सिंबल लगा दिया, वॉल्यूम को इससे डिनोट करते हैं, ये सिंबल लगा के इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। चलो कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं डायमेंशन के जो आपको आगे काम आएंगे। जैसे एरिया का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसका मतलब मीटर स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट जो है 2L लेंथ होंगे, L इंटू एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा m0 L2 T0। अब मेनली ना हम जो डायमेंशन को होते हैं मास लेंथ और टाइम में ही करते हैं, ठीक है। इनमें डिनोट करना ही करना है थोड़ा अच्छा लगने के लिए, ठीक है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास m होगा, L क्यूब होगा, इसी kg मीटर क्यूब होती है इसकी ऐसा यूनिट, तो होगा m1 L3 और T0। देखो इसको याद कर लेना, मतलब ये याद होना चाहिए, बता रहा हूँ। वेलोसिटी देख लो, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी या स्पीड एक ही है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसकी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। L अपॉन टी होती है तो m0 L1 T-1, वेलोसिटी भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। लीनियर मोमेंटम इसकी होती है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास तो हमें पता है, मास को तो हम m से नोट करेंगे और वेलोसिटी हमने निकाली थी L1 T-1, तो ये होगा m1 L1 और T-1, ठीक है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो L अपॉन टी अपॉन टाइम L T-2 हो जाएगा और m0 L1 T-2, ठीक है। हम फोर्स की देखते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को हम m से करते हैं, एक्सेलरेशन हमें भी निकाली थी L1 और T-2, तो m1 L1 T-2 ये निकल आएगी इसकी। ये फोर्स की भी याद कर लेना, बहुत पूछी जाती है फोर्स की। इम्पल्स की बात करते हैं, इम्पल्स है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। फोर्स इंटू टाइम है, तो फोर्स का भी हम निकाला m1 L1 और T-2 ये लिख दिया और टाइम इंटू टी कर दिया, तो क्या हो जाएगा m1 L1 T-1, ठीक है। तो
प्रेशर की देखते हैं। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स का भी हम निकालता है m1 L1 T-2 और एरिया को हम L² लिखते हैं, तो L² लिख दिया, तो इसका फॉर्मूला वो डायमेंशन क्या बन जाएगा L1, डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा m1 L-1 T-2। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन देखो F इजिकल टू, इसका फॉर्मूला क्या था, फोर्स इजिकल टू G m1 m2 अपॉन r²। तो हम ग्रेविटी का निकाल लें तो क्या होगा, F r² अपॉन m1 m2। तो फोर्स का हमने निकाला था m L-2, आर मतलब लेंथ ही होगी तरह से, तो L² लिख देंगे, मास है तो दो मास लिख देंगे, तो मास से मास कट हो जाएगा, एक माइनस बचेगा, तो ये हो जाएगा m1 m-1 L3 और T-2। ठीक है, वर्क की बात करते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ml T-2 इंटू L। ठीक है, फोर्स का हमने निकाला था और डिस्टेंस L है, तो इसका बन जाएगा m1 L2 T-2। पावर की बात करें, पावर को लिखते हैं वर्क अपॉन टाइम। देखो वर्क का भी एक बार याद कर लेना। ठीक है, वर्क, प्रेशर, फोर्स, एक्सेलरेशंस और इन सब का, और वेलोसिटी, इन सब को याद करना जरूरी है, क्योंकि ये मतलब बेसिक्स होते हैं थोड़े फॉर्मूला, ये सबसे ज़्यादा पूछ लेते हैं कि इसका इतना, कि मान लो एक्सेलरेशन दे रखा है, ये दे रखा है, तो बता इसका फॉर्मूला क्या है। तो इन सब के डायमेंशन पता हो ना, तो आपको मतलब निकालने में थोड़ा आपका टाइम बचेगा। ठीक है, पावर का क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का भी हमने निकाला था m1 L2 T-2 अपॉन टाइम T है, तो m1 L2 T-2। ठीक है, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो मान लो चेंज इन डायमेंशन L है और ओरिजिनल डायमेंशन की L थी, L से L घटाया तो इसकी डायमेंशन होती है 0, वैसे कोई डायमेंशन होती है, फिर हम इसको लिखते हैं L0 m0 L0 T0, इसको हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ जो होता है वो डिस्टेंस होता है एक तरह का, तो m0 L1 T0 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी होता है 1/T, तो T-1 होता है m0 L0 T-1 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इधर इलास्टिसिटी होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जो स्ट्रेस होता है उसे हम प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रेशर का हमने निकाला था m1 L1 T-2 और इसकी तो 0 होती है, जिसकी पावर 0 होती है उसकी क्या वैल्यू क्या होती है 1, तो इसके सेम हो जाएगा कॉम्पिटेंट इलास्टिसिटी का भी। ठीक है, देखो डायमेंशन के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं ये देखते हैं। देखो हम डायमेंशन को हम ये देख सकते हैं कि जो हम इक्वेशन हमने बनाई है वो सही है कि नहीं। अब कैसे, जैसे टू चेक द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, जैसे कि ये है डिस्टेंस इंटू वेलोसिटी इंटू पॉइंट, वैसे ये है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, उसको मैं लिख दिया है डी इज इक्वल टू वी वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, अब मान लो ये ट्रू है कि नहीं, तो मेरा एल एच देंगे। एल एच क्या है, डिस्टेंस है, एल डिनोट करेंगे। ठीक है, आर एच एस लेफ्ट राइट हैंड साइड देंगे। वेलोसिटी क्या होता है एल अपॉन टी, और ये टी है, टी से टी कट गया एल, तो मतलब ये सही है। चलो थोड़ी हैवी वाली देखते हैं। ये आपने पढ़ा होगा 9th में, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। ठीक है, पहले हम एल एच एस वाले देंगे। एल एच में क्या डिस्टेंस है तो एल हो गया। अब आर एच एस वाले देंगे। यू क्या इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब सीधे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है L1 T-1। ठीक है, ये होता है, और एक टी है तो उसमें टी इंटू होगा। ठीक है, प्लस देखो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम हटा देंगे, कांस्टेंट की कोई डायमेंशंस नहीं होता। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमें पता है कि एल इंटू T-2 होती है, और ये टाइम स्क्वायर है टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये टी स्क्वायर है और ये T-2 है, तो ये कट जाएगा। ये T-1 है और ये T1 है, मतलब प्लस है ये माइनस, ये कट जाएगा। तो हम पे क्या बचेगी, एल लेंथ बचेगी। ठीक है, मतलब ये सेम है, क्यों, हाफ भी तो आ रहा है ना, आई की डिजिट 2L होगी तो 2 से 2 गुणा तो L हो गया ना, तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हाँ ये मतलब इक्वेशन ट्रू है। देखो हम इसके कहते हैं टू राइट अ फॉर्मूला जस्ट फॉर नोइंग फैक्टर ऑन विच अ गिविंग क्वांटिटीज डिपेंड्स, मतलब हम इसको इसलिए यूज़ कर देते हैं जो क्वांटिटीज़ है वो उस पर डिपेंड करती है कि नहीं। हम इसको भी हम इससे भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लेते हैं लेट फोर्स डिपेंड अपॉन मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने मान लिया कि जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। हमने वैसे हमें पता है ट्रू है, बस इसको हम प्रूफ करेंगे हाँ करती है नहीं करती। मान लो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x। अब मैंने m की पावर x ले लेती कि पता है ना मास कितना भी होता है कि m1 m2 m3 कुछ भी हो सकता है, इसे हम m की पावर x मानी है,
और ऐसी एक्सलेशन इसने माना है कि मान लो एम एल है, इसमें एल कितनी वैल्यू टी वर्स है, एक्स वाई माना है, ठीक है। डायरेक्ट अब हम इसको प्रोपोर्शनल को साइन हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट ले लिया के, जो है डायमेंशनलेस है। जो के है उसके कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 1 है, सीधे सीधे। जैसे हम लिखते थे ना कि मान लो के इज इक्वल टू 1 है, लेट वेयर इज के इज इक्वल टू 1 लिख देते, तो उसमें होता है ये मानते हैं हम, पहले 9th में आपने देखा हो क्वेश्चन में हम के इज इक्वल टू 1 लिख देते थे कि के की वैल्यू 1 है। क्यों लिखते थे? क्योंकि हमने जो के है उसको हम बताया कि वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसलिए हम उसको 1 लिखते थे, ठीक है। तो देखो फोर्स का हमें पता है क्या होता है, हम प्रूफ करें कि हाँ ये इसकी इक्वेशन मतलब ये इस पर प्रोपोर्शनल करती है कि नहीं, कि अगर मास चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा, और एक्सेस चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा। तो हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो मास का डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस 2। अब ये वहाँ एम है, एम का तो एम की पावर एक्स लिखेंगे, एक्सेलरेशन एल अपॉन टी है, तो मतलब लेंथ एक्सेलरेशन है ना, हाँ सही है, लेंथ अपॉन टी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी क्या है ना, चेंज इनटू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, सही है सही। तो ये होगा एल अपॉन टी माइनस 2, टी एल अपॉन टी स्क्वायर लिख देते हैं, अभी इसकी पावर वाई है। तो इसमें हम पावर देंगे कि हमने इक्वल लगा रखा है, तो इसकी पावर देंगे, इसकी m1 है, इसकी x है, तो हमने मान लिया कि जो इसकी पावर x की जो वैल्यू होगी वो होगी 1, और t l1 है, इसकी y है, और इसकी t माइनस 2y होगी, तो हमने मान लिया कि y की वैल्यू होगी वो भी होगी 1। तो f इजिकल टू के एम ए हो गया, ठीक है। बस यही था और कुछ नहीं था। और ये इक्वेशन ट्रू होगी जिसमें हमने मान लिया कि जो के है वो डायमेंशनल लेस है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, एफ इजिकल टू एम ए। तो हाँ ये ट्रू है कि इसकी वैल्यू इस पर सेटिफाई करती है, ठीक है। तो यही था इसमें। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये इतना ही था, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको, ठीक है। धन्यवाद आपका।